हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फिजिक्स चर्चा विद आर के प्रजापति। पिछले वीडियो में हमने गति के बारे में देखा, गति कितने प्रकार की होती है, और संभवतः इसी चीज को हम इस वीडियो में भी पूरा यानी क्लियर करेंगे कि हो सकता है कुछ पीछे के पॉइंट्स भी उठाना पड़े। क्योंकि हम जब एनसीईआरटी की बुक्स देख रहे थे तो हमें कुछ क्वेश्चन ऐसे प्राप्त हुए जिनको समझने के लिए आपको बहुत आवश्यकता है कि आप इस तरीके से आप इन सारी चीज़ों को समझें। तो हम गति में देखते थे, गति में हमने देखा कि गति कितने मोस्टली हमने आपको पहले ही बताया था 3 प्रकार से होते हैं। हमने अनियमित गति को जोड़ के या वृत्तीय गति या दोलन गति ऐसे करके, मतलब वृत्तीय गति घूर्णन गति को अलग करके सरल रेखीय गति इस तरीके और स्थानांतरित गति को अलग अलग एक साथ करके इस तरीके से मैंने यानी कि 4-5 प्रकार का बता दिया था। इसी और होती भी हैं कई प्रकार की, लेकिन मोस्टली मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। हम तीनों प्रकार की गति को एक बार फिर से समझते हैं और उसको बड़े ध्यान से और क्लियरिटी से समझेंगे क्योंकि उसमें थोड़ा थोड़ा अंतर होने से आपकी गति चेंज हो जाएगी या गति के जो फिजिकल वर्ड्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम देखते हैं। पहले प्रथम गति अपनी क्या थी, गति का सरल रेखीय गति या स्थानांतरित गति। सरल रेखीय गति और स्थानांतरित गति मोस्टली परिभाषा या परिभाषित करने के लिए तो एक ही सिद्धांत, एक ही परिभाषा में होते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा अंतर समझते हैं कि सरल रेखीय गति जब कोई यानी कण, पूरी बॉडी नहीं बोल रहा है, कौन सा, जब कोई कण क्या करता है, एक सरल रेखा के अंतर्गत गति करता है। जब कोई कण एक सरल रेखा के अंतर्गत गति करता है तो वो क्या कहलाती है, सरल रेखीय गति कहलाती है। लेकिन जब किसी बॉडी की बात आ जाती है, किसी वस्तु की बात आ जाती है और वो एक सरल रेखा के अंतर्गत गति करती है तो वो कैसी गति हो जाती है, स्थानांतरित गति हो जाती है। जैसे कि हमने देखा कि हमारा जैसे ये बॉक्स है, तो हमने देखा कि अगर एक बिंदु नुमा, जैसे मान लो एक तरीके से हम इसको छोटा एक कण मान लें, पार्टिकल जी, एक गति एक स्ट्रेट लाइन में कर रहा है। इसी प्रकार से हम इस बॉक्स की बात करते हैं। इस बॉक्स को भी हमने देखा कि इस तरीके से ऐसी गति कर रहा है, लेकिन इसमें हमने देखा कि इसके पार्टिकल्स बहुत हैं, यहाँ भी पार्टिकल्स, यहाँ भी पार्टिकल्स, इस तरीके से इतने जितने कण हैं वो सभी कण क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। लेकिन सरल रेखीय गति कब, स्थानांतरित गति कब होगी, जब इसके सभी पार्टिकल एक दूसरे के समानांतर गति कर रहे हो, यानी कि जो आप एक पार्टिकल को उठा रहे हो उसी पार्टिकल से समांतर सारे कण गति करेंगे तो वो कौन सी गति हो जाएगी, स्थानांतरित गति हो जाएगी। कहने का तात्पर्य, जब किसी कण की बात करेंगे तो वो सरल रेखीय गति होती है, और जब किसी यानी कि पूरी बॉडी की बात करते हैं तो वो कौन सी गति होती है, स्थानांतरित गति होती है। इतना छोटा सा अंतर है, लेकिन इस चीज को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि आगे क्वेश्चन करने में हमें सहायता प्राप्त होगी। अब बात करते हैं घूर्णन गति तथा वृत्तीय गति या घूर्णन गति को हम कहते हैं। तो घूर्णन गति क्या थी, जब कोई वस्तु किसी अक्ष के परितः, यानी कि जब कोई कण होता है वो अपनी एक अक्ष के परितः क्या करता है, गति करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, घूर्णन गति ही कहते हैं। लेकिन जब कण की बात होती है तब है, और वो कण क्या होता है, वो अपने अक्ष पर होता है। अब इसी प्रकार से हम पृथ्वी का एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो पृथ्वी जब घूमती है तो पृथ्वी के जितने भी कण होते हैं, पृथ्वी में जितने भी कण हैं वो सभी क्या करते हैं, वृत्तीय गति करते हैं। क्यों? क्योंकि इस तरीके से, जैसे इसमें एक मान के चलो एक इस तरीके का रखा है, इस तरीके सारे पार्टिकल्स हैं। अब जी क्या कर रहा है, मूव कर रहा जी, जिस तरीके से जैसे यहाँ पार्टिकल्स हैं जो मूव करेगा, तो इसके जितने भी कण होंगे वो क्या बनाएंगे, अलग अलग त्रिज्या के अपने अपने वृत्त बनाएंगे। जैसे यहाँ कण है तो इतनी छोटी त्रिज्या का बनाएगा, यहाँ कण है तो इतनी बड़ी त्रिज्या का बनाएगा। तो ये जितने भी कण हैं वो सभी क्या बनाएंगे, अलग अलग त्रिज्या के वृत्त बनाएंगे। इसीलिए इनके जो जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितने भी कण हैं, वो सभी क्या कर रहे हैं, वृत्तीय गति कर रहे हैं। लेकिन पृथ्वी जब पूरा अगर इसको हम उठाते हो वो यानी कि घूम रही है, तो वो क्या हो जाती है, घूर्णन गति हो जाती है। और वृत्तीय गति यानी कहने का तात्पर्य, इन कणों का एक चीज यानी कॉमन होती है कि सभी कणों का जो 360 डिग्री यानी 360 जो यानी कि होता है उसका रोटेशन टाइम होता है, वो कैसा होता है, सबका टाइम इक्वल होता है। सबका टाइम कैसा होगा, बराबर होगा, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। जब इस पार्टिकल ने किया होगा परिक्रमा पूरा, तभी इस पार्टिकल ने भी उसका चक्कर पूरा किया होगा।
तो इस तरीके से जब हम किसी कण की बात करेंगे, सिंगल कण की बात करेंगे, तो क्या होगा, वो घूर्णन गति होगी अगर कोई घूम रहा है। और यदि यानी कि हम जैसे एक और एग्जांपल उठा लेते हैं, जैसे हमने एक धागे में बहुत यानी कि धागे में एक पत्थर बांधा और उसको ऐसे ऐसे करके घुमाते हैं। जब ऐसे करके घुमाएंगे उसको, तो उसमें हम देखते हैं जो हमारा कण है वो क्या है, जो पत्थर है उसको हमने एक कण माना है, तो वो इस तरीके से एक यानी वृत्त बनाएगा, तो वो कौन सा हो जाएगा, वृत्तीय गति हो जाएगी, सर्कुलर मोशन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं। या हम जैसे देखते हैं पंखा है, पंखा हमारा घूमता है, तो पंखा कौन सी गति करता है, घूर्णन गति करता है। लेकिन उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि जो अक्ष के प्रति सभी गति करते हैं, समान यानी कि वृत्त बनाते हैं सभी कण, तो लेकिन जो इनकी पार्टिकल्स होते हैं वो वृत्तीय गति करते हैं। तो इस तरीके से वृत्तीय गति और घूर्णन गति में थोड़ा सा अंतर होता है। यानी कि अगर हम एक कण को, एक पॉइंट को उठा के, यानी कि अगर वो यानी अपने घूम रहा है अपनी अक्ष पर, तो वो क्या होगा, घूर्णन गति होगी। अगर उसके पार्टिकल्स उसमें हैं, तो वो पार्टिकल्स कौन सी यानी कण हैं, तो वो कौन सी गति करेंगे, निश्चित है वो कण क्या वृत्तीय गति करेंगे। अब बात करते हैं दोलन तथा कंपन गति की। दोलन एंड जो कंपन होता है, वाइब्रेशन यानी कि है, तो दोलन गति क्या है, और एक ही है, एक ही परिभाषा है, लेकिन हमें इनमें थोड़ा सा अंतर मिलता है, पर कई प्रकार से भी अंतर निकाल सकते हैं। लेकिन हम जो आपको एक बार बताते हैं क्या, कि दोलन गति में क्या होता है, एक पेंडुलम होता है, इस तरीके से ऐसे छोड़ा इसको, इसने ऐसे करके अपनी गति की। तो जब कोई बड़ी वस्तु गति दोलन करती है, यानी दोलन गति क्या होता है, जब एक साम्य स्थिति के इधर उधर दोनों ओर गति होती है, तो उसे हम दोलन गति या कंपन गति कहते हैं। लेकिन जब कोई यानी पूरी बॉडी, जैसे इसकी को देखो, इसमें इतने सारे पार्टिकल्स हैं, तो इसको हमने ऐसे किया, तो इसने अपनी गति इस तरीके से दोहराना स्टार्ट कर दिया, तो यानी कि इसके गति में टाइम लग रहा। या हम किसी स्प्रिंग से कोई पत्थर बांधते हैं और उसको छोड़ दें, तो वो यानी कि अपनी एक जो दोलन करेगी वो किस तरीके से होगी, वो दोलन यानी कि आपकी दोलन गति होगी। लेकिन अगर जैसे हमारे पास कोई स्वरित्र है और उसको हम ऐसे एक पैड पर टच करा के ऐसे छोड़ते, तो उसमें जो कंपन होते हैं वो कंपन हमें दिखाई नहीं देते हैं। कहने का तात्पर्य, जब यानी कि जो दोलन होते हैं या उसमें जो मोशन होता है, गति होती है, वो क्या होती है, धीमे धीमे होती है, तो वो क्या कहलाती है, दोलन। और जब उसमें यानी स्पीड आ जाती है, तो वो क्या कहलाते हैं, कंपन कहलाते हैं। या हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं, जिसमें जिनकी आवृत्ति कम होती है वो यानी कि दोलन हो जाते हैं, और जिनकी आवृत्ति अधिक होती है वो क्या कहलाते हैं, कंपन कहलाते हैं। तो इस प्रकार से हमने गति को समझा। हम आगे अगले बिंदु की बात करेंगे, उसको देखिए क्या है। तो हम बात कर रहे थे एक जो पीछे टॉपिक पढ़ चुके हैं, बिंदु समान वस्तु या बिंदु वस्तु। तो बिंदु वस्तु बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको भी हम समझते हैं कि हम जब भी यानी कोई सिद्धांत या प्रिंसिपल या भौतिकी के जो नियम यानी फिजिक्स के जो नियम बनते हैं वो कैसे बनते हैं, हम देखते हैं कि किसको बिंदु समान वस्तु मान सकते हैं, किसको नहीं मान सकते हैं, कब निगलेक्ट करना है, कब यानी कि हमें उसका उपयोग करना है। जैसे हमने देखा कि एक बिजली का पोल है, उसका यानी कि और ट्रेन यानी कि उससे गुजर रही है, तो हम देखते हैं कि दो ट्रेन है, एक छोटी ट्रेन है और एक बड़ी ट्रेन है। इसमें एक ट्रेन में 2 डिब्बे हैं और एक ट्रेन में लगभग में आपके 30 से 40 डिब्बे हैं। तो हम देखते हैं कि जो छोटी ट्रेन है उसको उस खम्भे को पार करने में मैक्सिमम 10 सेकंड लगते हैं और बड़ी ट्रेन को पार करने में 40 सेकंड लगते हैं। तो इसमें आप समझ सकते हो कि कहने का तात्पर्य, अगर हम वेग की बात करें, जबकि दोनों की स्पीड सेम थी, लेकिन फिर भी क्या है, टाइम अधिक लगा। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि आप अपने भौतिकी के नियम जो बने हुए हैं उनको लगा सकते हैं। तो निश्चित है कि दोनों नियम लगाने पर अलग अलग डिफरेंस आएगा, यानी कि उसकी यानी कि कहने का तात्पर्य क्लियर वैल्यू प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि एक का कितना लगा 2 सेकंड और एक का 10 सेकंड उसी पोल को पार करने में। या हमने देखा एक हमने प्लेन पर कोई हमने टेनिस की जो बॉल होती है उसको ऐसे फेंका, पता चला वो 10 सेकंड में पहुंचती है। लेकिन हमने कोई बड़ा सा पहिया लिया और उसको हमने उसको फेंका उसी वेग से, तो या हमने उसको फेंका तो उसमें यानी कि टाइम लगा, उसको पहुंचने में कुछ टाइम वेस्ट हुआ। तो इसका मतलब निश्चित है कि जो टाइम है वो किस पर निर्भर कर रहा, उसकी आकृति पर निर्भर कर रहा है।
अब हम इस आकृति को, इसी आकृति को तो हम बिंदुनुमा मानते हैं, तो इस आकृति को कब बिंदुनुमा मानेंगे, कब नहीं मानेंगे, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, एक तरीके से जैसे हमने देखा कि हम जब पोल को पार कर रहे थे तो हम बिंदुनुमा नहीं मान सकते थे, क्योंकि दोनों की टाइमिंग। और इसी चीज को एक एग्जाम्पल और देखिए, जैसे हमने कहा कि हमें झांसी से लखनऊ जाना है, और एक 2 डिब्बे की ट्रेन और वही यानी कि 30-40 डिब्बे की ट्रेन, दोनों वहां से निकलती हैं, एक स्पीड में निकलती हैं और एक यानी कि वेग से चलती हैं। तो हम देखते हैं कि एक ट्रेन को 30 घंटे लगते हैं, 3 से 4 घंटे लगते हैं, और दूसरी ट्रेन को भी 3 से 4 ही घंटे लगेंगे। या हम कह सकते हैं, सीधा सीधा कहें तो 3 घंटे लगते हैं, तो दूसरी ट्रेन को भी 3 घंटे लगते हैं। अब आप यहाँ समझिए, जब हमने एक छोटी सी जगह में अभी देखा था तो वहां टाइम में अंतर था, लेकिन वहां पहुंचने में टाइम में कोई अंतर नहीं है। तो इससे क्या समझ में आता है कि हम देखो, इसमें यानी कि हम कह सकते हैं कि जब हम यानी कि पास की बात कर रहे थे, पहली स्थिति में जब यानी कि पोल को पार, एक खंबे को पार कर रहे थे, तो वहां हमने बिंदुनुमा नहीं मान पाए, जबकि हम इसको बिंदुनुमा कह सकते। क्यों? क्योंकि दोनों का टाइम कैसा है, सेम है। तो इसका अर्थ यही है कि जब यानी कि वस्तु चली गई, जब कोई वस्तु की जो लंबाई है वो चली गई दूरी की तुलना में बहुत छोटी होती है, तो हम कह सकते हैं वो वस्तु कैसी होती है, मान लेते हैं हम बिंदुनुमा मान लेते हैं। जबकि यहाँ खम्भे में देख रहे थे, उस वस्तु की लंबाई जिसको हम पार कर रहे थे वो कैसी थी, वो यानी कि जो लंबाई थी वो बहुत कम, वो लंबाई, वस्तु की लंबाई बड़ी थी, लेकिन यहाँ जो पार करने का पथ है वो कैसा था, बहुत छोटा था। तो ऐसी कंडीशन में हम बिंदुनुमा नहीं मान सकते हैं। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हम बिंदुनुमा कब मानेंगे और बिंदुनुमा कब नहीं मान पाएंगे। अब हम इसको मानते क्यों हैं, कि इसका भी कारण यही है कि जितने भी भौतिकी के नियम बनते हैं या बनाए जाते हैं, वो सभी नियम बिंदुनुमा वस्तु से ही बनाए जाते हैं। इसके बाद उनमें हमें कैसे यानी कि दूरी तय करना है, या कैसे हमें वैल्यू से उसकी गणना करना है बड़ी वस्तुओं की, उसको हम कुछ जोड़ के या घटा के और अपनी तरफ से कुछ यानी एडिटिंग करके या उनको समझ के उनका उपयोग करते हैं, तब हम उन यानी कि नियमों का उपयोग कर पाते हैं। तो इस चीज में आपने कन्फर्म किया होगा कि इस तरीके से इस समय, इसमें ऐसी स्थिति में हमें समझ में आता है। तो एनसीईआरटी में हमने जो आपको कहा था, जो क्वेश्चन देखे थे, वो क्वेश्चन आपके पेज नंबर 56 पर है। इसमें 3.1 दिया गया अभ्यास, उसमें क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे दिए गए गति के कौन से उदाहरणों में से वस्तु को लगभग बिंदु वस्तु माना जा सकता है, यानी किन वस्तुओं को हम बिंदु वस्तु मान सकते हैं। तो इनको 4 एग्जाम्पल से और इसको यानी कि हम क्लियर करते हैं। तो देखिए, इसमें लिखा है 2 स्टेशनों के बीच बिना किसी झटके के चल रही कोई रेलगाड़ी, यानी कि 2 स्टेशनों के बीच में कोई रेलगाड़ी चल रही है, तो हम उसको बिंदुनुमा मान सकते हैं। तो अभी हमने एग्जाम्पल के तहत आपको बताया था क्या कर सकते हैं, हम बिंदुनुमा मान सकते हैं, क्योंकि जो ट्रेन है उसकी लंबाई 2 स्टेशनों के बीच की लंबाई से छोटी होगी। दूसरा क्वेश्चन है, किसी वृत्तीय पथ पर साइकिल चला रहे किसी व्यक्ति के ऊपर बैठा कोई बंदर, यानी कोई वृत्तीय पथ है, वृत्ताकार पथ, सर्कल है, उसमें क्या है कि साइकिल चला रहा कोई व्यक्ति, उसके यानी कि व्यक्ति के सर पर एक बंदर बैठा हुआ है। तो उसमें कह रहा है कि इसको हम बिंदुनुमा मान सकते हैं। अब इस चीज में हम एक चीज और ध्यान देते हैं कि किसी जो बॉडी है, उस बॉडी से अगर यानी कि वस्तु की गति में कोई अंतर आ रहा होगा तो निश्चित हम बिंदुनुमा उसको नहीं मान पाएंगे, क्योंकि टाइमिंग उसकी बदल जाएगी। तो इसमें क्या है, अगर हम यानी कि जो बंदर बैठा है, साइकिल जो चल रही है वो उतनी ही स्पीड से कंटिन्यू चल रही, तो क्या साइकिल की गति को प्रभावित कर पाया बंदर, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो? इसका मतलब स्पष्ट है कि वो कोई प्रभावित नहीं कर पाया साइकिल की स्पीड को। तो उसको हम क्या कह सकते हैं, बिंदुनुमा मान सकते हैं। तो हम इसमें दूसरा क्वेश्चन भी क्या होगा कि ये भी आपका बिंदुनुमा ही होगा। तीसरा है, जमीन से टकराकर तेजी से मुड़ने वाली क्रिकेट की कोई फिरकी गेंद। अच्छा, हमने स्पिन गेंद, हम क्रिकेट देखते हैं उसमें हमें स्पिन गेंद पता चलता है कि उसमें क्या होता है कि हम जब कोई गेंद उसको घुमा के फेंकते हैं, तो जब घुमा के फेंकते हैं तो वो इस तरीके से जाती है, घूमती हुई इस तरीके से गिरती, इस तरीके से जब वो गिरती है तो यहाँ पर जो गिरती है तो उसकी क्या होती है, गति की दिशा चेंज हो जाती है।
गति की दिशा जैसे ही वो चेंज होती है तो वो इस तरीके से जाती है। उसको जाना कैसे चाहिए, जैसे यहाँ से फेंके इस तरीके से जंप लेके वो इससे निकल जाना चाहिए, लेकिन जब हमने उसको स्पिन कराया तो वो इस तरीके से आती है और ऐसे गिर के इसी तरीके से ऐसे थोड़ा मूव हो जाती है, कुछ एंगल पर मूव होती है। अब इसी चीज को हम अगर एक दूसरे बड़ी सी बॉल लेके करते हैं तो उतनी ही वेग से, तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, यहाँ एंगल चेंज होता है। यानी पहले जितने एंगल से जब छोटी गेंद थी तो उसका एंगल अलग था और इसका जो बड़ी गेंद थी उसका एंगल अलग हो गया। तो इसका तात्पर्य निश्चित गति पर प्रभाव पड़ रहा है और उसकी समय में भी कहीं ना कहीं इफेक्ट आएगा। तो हम इसको यानी कि हम क्या बिंदुनुमा नहीं मान सकते हैं। इसका भी आंसर क्या होगा, इसको नहीं मान सकते हैं। चौथा है किसी मेज के किनारे से फिसलकर गिरा कोई बीकर। अब फिसलकर कोई बीकर गिरता है, जैसे मान के लो इस तरीके से एक मेज रखी और यहाँ से ऐसे करके ऐसे गिरता है और हम देखते हैं कि इस तरीके से यहाँ पर एक बीकर फिसल के इस तरीके से गिरेगा। जब इस तरीके से बीकर गिरेगा और नीचे जाएगा, हमने एक छोटी सी चौक ली, उसको भी हमने ऐसे फिसलाया और यहाँ से फिसल के वो सीधा चला है। कोई कण, एक पार्टिकल की बात कर रहे, एक पार्टिकल का कोई कण लिया हमने वस्तु, वो कैसा है द्रव्य, वो ऐसे हमने खिसकाया, उसको सीधा गिरा तो वो इस तरीके से नीचे चला गया। और इसको जब खिसकाया तो इस तरीके से आया, लेकिन वो ऐसे जाएगा नीचे इस तरीके से। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हमने कोई यानी कि पार्टिकल्स गिराया था तो वो नीचे अगर जमीन में 10 सेकंड में पहुंच रहा है, लेकिन इसको पहुंचने में क्या है, टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि जो इसकी एनर्जी है वो किस में बेस्ट हुई, इसको रोटेट होने में बेस्ट हो गई, इसको घूमने में क्या हुई, बेस्ट हुई, तब जी जाके नीचे गिरेगा। तो इस तरीके से हम इसको क्या, हम बिंदुनुमा नहीं मान सकते क्योंकि टाइम डिफरेंस है। तो इस तरीके से जो आपका एक्सरसाइज था, इसमें आपको कुछ लिखना नहीं था, ना कुछ आपको नोट्स बनाने थे, केवल इस चीज को, टॉपिक को समझना था और ध्यान रखना था। इसलिए आप लोग इस टॉपिक को फिर से एक बार समझिएगा। कोई डाउट होता तो आप पूछ सकते हो। इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत कॉम्पिटेटिव बनते हैं, अच्छे बनते हैं। इसीलिए धन्यवाद।